गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 21 नवंबर और आज के इस सेशन में 21 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश किया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए सिक्योर एसईओ की थीम के साथ एसईओ 2023 की आधिकारिक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, एसईओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन 2023 में संघाई सहयोग संगठन की जो मेजबानी है वो कौन करने वाला है फ्रेंड्स? मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा भारत के द्वारा। भारत इसकी मेजबानी करेगा संघाई सहयोग संगठन की, और ये जो वेबसाइट है ये भारत के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट में एसईओ से संबंधित जो भी कार्यक्रम आगामी यानी कि 2023 में होने वाले हैं उन सभी कार्यक्रमों की जानकारी इस वेबसाइट में दी गई है। फ्रेंड्स, 2022 में एसईओ की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका आंसर होगा उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई है। कहां पर हुई थी बैठक? समरकंद में। समरकंद में इस बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। अब हमें यहाँ पर जानना है किसके बारे में? संघाई सहयोग संगठन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो डिस्कस कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो पहला सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो संघाई सहयोग संगठन है यानी कि एससीओ है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, 8 सदस्य देश हैं वर्तमान में। जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, रसिया इसमें शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल है और चाइना इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और पाकिस्तान को एससीओ में कब शामिल किया गया था? भारत और पाकिस्तान ये दो देश एससीओ के कब सदस्य बने थे? तो आंसर होगा 2017 में। याद रखेंगे, भारत ने कब सदस्यता ग्रहण की है? तो 2017 में भारत एससीओ का सदस्य देश बना है। फ्रेंड्स, एससीओ की जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को संघाई चीन में की गई थी। कहां पर? संघाई चीन में की गई थी। और ये एक संगठन है, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन भी इसे कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। मुख्यालय याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति के लिए एससीओ के सदस्य देश काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एससीओ है, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी पहली बार किसे बनाया गया है? सांस्कृतिक राजधानी, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किसे बनाया गया है? वाराणसी को। वाराणसी कहां पर आता है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई है। फ्रेंड्स, एससीओ जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ताओं वाला बाजार भी इसे कहा जाता है। तो ये एससीओ के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि मेजबानी भारत करने वाला है तो क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 10 बजे
स्टैटिक जीके की क्लास होती है जिसमें स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर भी आपको कराया जाता है। ये क्लास लाइव रहती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अधिकतम कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो फ्रेंड, जो सार्वजनिक बैंकें होती हैं जिन पर जो पूर्ण स्वामित्व होता है वो गवर्नमेंट का होता है, यानी भारत सरकार का होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि जो प्रबंध निदेशक होते हैं ना सार्वजनिक बैंक में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनका जो कार्यकाल पहले होता था वो 5 वर्ष का होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनका कार्यकाल बढ़ा के कर दिया है 10 साल। कितना कर दिया है फ्रेंड्स? तो अधिकतम कार्यकाल इनका कर दिया गया है 10 साल। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि 60 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जैसी है वैसी ही रखी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कार्यकाल बदल दिया गया है, 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है ना फ्रेंड्स। ये जो संशोधन किया गया है ना गवर्नमेंट के द्वारा, ये परिवर्तनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के संशोधन योजना 2022 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है और उनके मुख्यालय कहां पर हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जिन पर पूरा स्वामित्व भारत सरकार का होता है उन्हें सार्वजनिक बैंक कहते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, उनके मुख्यालय और नाम के बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी आपका कहां पर है? मुंबई में है। इंडियन बैंक चेन्नई में मुख्यालय है। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय भी चेन्नई में है। पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली, पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली, बैंक ऑफ बड़ौदा वडोदरा में है, कैनरा बैंक का बेंगलोर में है और यूके बैंक का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो कोलकाता में है। फ्रेंड्स, ये सभी भारत सरकार की सार्वजनिक बैंकें हैं, इनके मुख्यालय आप सभी को याद रखने हैं, खासकर एसबीआई का याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस और निम्न में से कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे का 4 महीने और आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये काला सागर अनाज सौदा क्या है? तो देखिए, काला सागर जो अनाज सौदा है ये रूस और यूक्रेन के बीच है। किसके बीच? तो याद रखेंगे, रूस और यूक्रेन के बीच। किसको लेकर है? तो ये अनाज के निर्यात को लेकर है, अनाज। तो जिसको ये जो समझौता है ये खत्म हो रहा था नवंबर में, 19 नवंबर को ये खत्म हो रहा था, लेकिन इसे 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो अनाज का निर्यात है वो रसिया को आसानी से हो सके इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके बीच है? तो रूस और यूक्रेन के बीच है फ्रेंड्स, है ना, याद रखेंगे, रूस और यूक्रेन के बीच ये समझौता है। ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 22 जुलाई 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रेंड्स, अनाज के निर्यात की अनुमति दे दी गई है इस समझौते के तहत, और इसमें जो भूमिका निभाई है, समझौते में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है वो तुर्की के द्वारा निभाई गई है। तुर्की यानी कि टर्की के द्वारा। ठीक है, अब जो भी जहाज अनाज के आएंगे उनको जो चेक किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? इस्तांबुल में। कहां पर? इस्तांबुल कहां पर आता है? तो ये आपका आता है टर्की में। तो याद रखना है ये समझौता है यूक्रेन और रसिया के बीच। आगे डिस्कस कर लेते हैं काला सागर के बारे में। अब देखिए, ब्लैक सी से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ब्लैक सी से किन देशों की सीमा लगती है? 4 देश आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऐसा होगा जिसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती होगी, तो वही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, ब्लैक सी से किन देशों की सीमा लगती है? तो याद रखेंगे, ब्लैक सी से आपकी किसकी लगती है? यूक्रेन की सीमा लगती है।
यूक्रेन के बाद बुल्गारिया याद रखेंगे, बुल्गारिया के बाद टर्की आपको याद रखना है, जॉर्जिया याद रखेंगे, रसिया याद रखेंगे, और यहाँ पर छोटा सा देखेंगे तो ये क्रीमिया आपको दिखाई देगा, है ना। क्रीमिया की सीमा भी किससे लगती है, तो ये आपकी ब्लैक सी से लगती है फ्रेंड्स, है ना। भारत ने किस देश में आयोजित 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 28 में से 25 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तो फ्रेंड जो 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप थी ना, ये दक्षिण कोरिया में हुई। कहां पर, दक्षिण कोरिया। और भारत ने इसमें क्या किया है, 28 में से 25 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल भारत ने इसमें जीत लिए हैं फ्रेंड्स, है ना। भारत ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये प्रतियोगिता किससे संबंधित थी, तो जैसा कि आप सभी को क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा होगा, ये निशानेबाजी से संबंधित थी। तो कहां पर हुई है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। मनु भाकर, सम्राट राणा, रिदम सागवान, विजय वीर सिद्धू, शिवा नरवाल, युविका तोमर का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स ये सभी प्लेयर निशानेबाजी से संबंधित हैं और ये भारतीय खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स। निशानेबाजी से इनका संबंध है और इन सभी ने इस प्रतियोगिता में पदक जीते हैं, है ना। तो हो सकता है एक आध नाम आपसे एग्जाम में देकर पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, तो साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल है फ्रेंड्स, है ना। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल है। अगला सवाल है कि 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स कहाँ हुई है, तो फ्रेंड्स जो 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। कहां पर किया गया है, तो मुंबई में ये आयोजित हुई है। डिस्कस कर लेते हैं इस वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया 18 से 21 नवंबर यानी कि आज जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसे आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, है ना। 2022 के जो कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हाइब्रिड मोड में इसे आयोजित किया जा रहा है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। इसका जो इस बार का 2022 का विषय है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इस बार की इसकी थीम है। डिस्कस कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय के तौर पर की गई थी, यानी कि कुल मिलाकर ये कैसा निकाय है, तो वैधानिक निकाय है। कब स्थापित किया गया था, 1 जुलाई 1949 में। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर देवाशीष मित्रा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो फ्रेंड्स पूर्वोत्तर खेलों का जो दूसरा संस्करण है ना, ये पहले होना था अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब ये आयोजन इसका जो हुआ था वो मेघालय में हुआ। आयोजन कहां पर हुआ, दूसरा जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, आयोजन शिलांग मेघालय में किया गया। शिलांग मेघालय में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो याद रखेंगे मेघालय। मेघालय में इसका आयोजन होता है, जिसमें शीर्ष पदक तालिका में रहता है कौन, मणिपुर। यानी कि सबसे ज्यादा जो पदक है इस प्रतियोगिता में वो किसने जीते हैं, तो मणिपुर ने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। शीर्ष स्थान पर रहा है मणिपुर। डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रतियोगिता से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। सेकंड नंबर पर कौन रहा है, तो असम रहा है और थर्ड नंबर पर रहा है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो दूसरा संस्करण मेघालय की राजधानी शिलांग में से आयोजित किया गया था। मणिपुर इसमें शीर्ष पर रहा है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में होने वाला था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करके कहां पर कर दिया गया, शिलांग में कर दिया गया, है ना। और पहला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल कब हुए थे, तो ये 2018 मणिपुर में हुए थे। कहां पर हुए थे, मणिपुर में। और जो आगामी है यानी कि तीसरा जो खेल होगा इसका आयोजन होगा नागालैंड में। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे।
पहला कहां पर हुआ था? पहला पूछ ले तो मणिपुर, पहला पूछे तो मणिपुर याद रखेंगे, मणिपुर। सेकंड कहां पर हुआ है? तो सेकंड मेघालय में हुआ है, सेकंड मेघालय में हुआ है। और तीसरा होगा नागालैंड में। तीसरा कहां पर होगा फ्रेंड्स? तो ये नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर की लोकेशन आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और याद रखेंगे मणिपुर की जो इंटरनेशनल सीमा है या इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ लगता है। किसके साथ लगता है फ्रेंड्स? तो म्यांमार के साथ लगता है। मीजो पहाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? तो यहीं मिल जाएंगी। अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये जो हवाई अड्डा है ये है अरुणाचल प्रदेश में। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा रखी गई थी। हाल ही में इसका नाम चेंज करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। डोनी पोलो का संबंध किससे है इसे भी हम डिस्कस करेंगे आगे इसी क्वेश्चन में। चलिए तो जान लेते हैं इस हवाई अड्डे के बारे में। तो ये अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये ईटानगर के होलोंगी में है। अरुणाचल प्रदेश में से बनाया गया है और अरुणाचल प्रदेश का ये तीसरा हवाई अड्डा है। दो अन्य कौन से हैं? तो जीरो एयरपोर्ट है और तेजू एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट भी कहां पर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड। साथ ही में याद रखेंगे कि ये पूर्वोत्तर भारत का 16वां हवाई अड्डा है, यानी कि अब पूर्वोत्तर भारत में जो एयरपोर्ट हैं इनकी संख्या 16 हो गई है। और फ्रेंड्स इस हवाई अड्डे को A320 विमानन के संचालन का समर्थन करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसका नाम डोनी पोलो रखा गया है। डोनी मतलब सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। और साथ ही में बता दें कि इस हवाई अड्डे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कामेंग जल विद्युत संयंत्र का भी उद्घाटन किया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है फ्रेंड्स, है ना। कामेंग जल विद्युत संयंत्र बिचोम और टेंगा नदियों, ये दो नदियां याद रखेंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। कहां पर बहती हैं पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है। बिचोम और टेंगा नदियों के संगम पर, ठीक है। और ये जो दोनों नदियां हैं ये कमांग नदी की सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, है ना। कमांग नदी जो कि कहां बहती है? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या याद रखना है आप सभी को? तो भोर प्रकाश पर्वतों की भूमि या फिर भारत में उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। वर्तमान में राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राजधानी ईटानगर है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के वीजा के लिए भारतीयों को अब पुलिस की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी? तो फ्रेंड्स ऐसी घोषणा करने वाला जो देश बन गया है वो बन गया है सऊदी अरब। यानी कि अब सऊदी अरब जाने के लिए आपको पुलिस के वीजा की जो जरूरत होती है इसे खत्म कर दिया गया है ना। पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वीजा के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने किया है? तो सऊदी अरब के द्वारा ये किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो फ्रेंड्स सऊदी अरब के बारे में आपको याद रखना है कि वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। किसके बाद? वेनेजुएला के बाद, ठीक है। वर्तमान में यह कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है फ्रेंड्स, है ना। यहाँ इस्लाम के दो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, मक्का और मदीना मस्जिद। ये दोनों ही मस्जिद कहाँ पर हैं? तो ये दोनों ही मस्जिद सऊदी अरब में है। फ्रेंड्स दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद अल हरम मक्का, ये भी कहाँ पर है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद पैगंबर की मस्जिद या मस्जिद अल नवाबी, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी सऊदी अरब में है। साथ ही में याद रखेंगे कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है इसका मुख्यालय भी सऊदी अरब के जेद्दा में है। जेद्दा कहाँ पर आता है? तो ये आपका सऊदी अरब में आता है।
दुनिया का जो सबसे बड़ा रेत क्षेत्र है जिसे हम रूब अल खली के नाम से जानते हैं, ये भी आपका सऊदी अरब में है फ्रेंड्स। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की जो मुद्रा है इसे सऊदी रियाल बोलते हैं। सऊदी अरब के राजा को सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम से जानते हैं। सऊदी अरब के वर्तमान में पीएम मोहम्मद बिन सलमान हैं। सऊदी अरब की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है सऊदी अरब, ये है यमन, ओमान, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ छोटा सा आपको बहरीन और कतर देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन में देश के शीर्ष रैंक वाले जिलों में शामिल हो गया है? तो फ्रेंड्स, शीर्ष रैंक वाले जिलों में जो जिला शामिल हुआ है वो है शाहजहांपुर, और ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स। अब देखिए, जल जीवन मिशन से आपको क्या क्या याद रखना है? तो हर घर जल वाला, हर घर जल वाला जो पहला राज्य है, पहला राज्य गोवा है, पहला राज्य गोवा है। जिला पूछ ले, पहला जिला कौन सा है? तो जिला याद रखेंगे बुरहानपुर है, जिला बुरहानपुर है। लक्ष्य कब तक रखा गया है? हर घर जल का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा गया है। जल मंत्रालय कब बनाया गया? जल मंत्रालय कब बनाया गया? तो याद रखेंगे 2019 में बनाया गया। पहले जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखेंगे, वर्तमान में भी यही जल मंत्री है ना। तो शीर्ष पर रहा है शाहजहांपुर, और ये आता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अमृत सरोवर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? अमृत सरोवर में फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी कि अमृत सरोवर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो जल जीवन मिशन है ना, इसका लक्ष्य याद रखेंगे, प्रति ग्रामीण घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से सेवा स्तर के साथ कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। पानी कितना? तो याद रखेंगे 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितनी अकादमियों की स्थापना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 100 अकादमी स्थापित की जाएंगी। कितनी? तो 100 अकादमियों की स्थापना की जाएगी। ये गवर्नमेंट ने घोषणा की है हाल ही में। दीपिका कुमारी लिम्बा राम का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, ये दोनों तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु से याद रखेंगे जो अगस्त मलाई है, अगस्त मलाई हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, और ये कहाँ बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में बनाया गया है फ्रेंड्स, है ना। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में कौन सा नया हाथी रिजर्व की घोषणा की गई है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल R.N. रवि हैं। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। दक्कन के ताज के नाम से कौन सा मकबरा प्रसिद्ध है? तो बीबी का मकबरा प्रसिद्ध है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने-ए-अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है फ्रेंड्स, है ना। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो सूर्य के अध्ययन से ये संबंधित है।
सूर्य पर एनर्जी बनती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अखबारी कागज बनाने का जो सरकारी कारखाना है ये नेफा नगर में है फ्रेंड्स, है ना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। अब आप सभी के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है, भारत में 24 नवंबर को स्वीडिश शिक्षा मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अगला सवाल है कि भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी कहां विकसित की जाएगी? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि तोरैया महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।